दोस्तों, और आज जो है इससे पूर्व हमने जो है विश्व भूगोल स्टार्ट किए हुए हैं, जिसमें हमने पहला जो टॉपिक है ब्रह्मांड हमने पढ़ा था इसके पूर्व में, और आज जो है हम आकाशगंगा नीहारिका पर चर्चा करने वाले हैं। आकाशगंगा क्या होता है इस पर हम चर्चा करेंगे। आकाशगंगा जो है हाइड्रोजन के ही संलयन के फलस्वरूप आकाशगंगा का निर्माण हुआ है, और आकाशगंगा जो है एक असंख्य तारों का एक समूह होता है जिससे आकाशगंगा प्रकाशमान होती है। आकाशगंगा असंख्य तारों का समूह है, ठीक है ना। और आकाशगंगा के जो केंद्र को हम बल्ज के नाम से जानते हैं, ठीक है। आकाशगंगा की यदि हम बात करें तो आकाशगंगा हाइड्रोजन के संलयन के परिणाम फलस्वरूप ही उसका जो है निर्माण हुआ है, जिससे हम नेबुला भी बोलते हैं। नेबुला एक लैटिन शब्द होता है जिसका अर्थ कुआसा होता है, और आकाशवान गंगा प्रकाशवान पिंड है जो कि धूल और कणों से ही निर्मित है। किससे निर्मित है? धूल और कण से निर्मित है। कौन? आकाशगंगा। आकाशगंगा धूल और कणों से ही निर्मित मानी जाती है। आकाशगंगा का निर्माण बिग बैंग सिद्धांत के अनुसार माना जाता है, यानी इसका जो निर्माण है आकाशगंगा का निर्माण वो बिग बैंग सिद्धांत के अनुसार माना जाता है। बिग बैंग थ्योरी के अनुसार, बिग बैंग थ्योरी के अनुसार जो है आकाशगंगा का निर्माण हुआ है। और हाइड्रोजन और हीलियम गैस के संलयन के बने तारों एवं अनेक ठोस पिंडों से ही इस आकाशगंगा का निर्माण माना जाता है। एक अनुमान के अनुसार आकाशगंगा में 1 अरब से अधिक तारे पाए जाते हैं। लगभग 1 अरब जो है 1 अरब आकाशगंगा में जो तारे हैं वो 1 अरब से भी अधिक तारे हैं, ठीक है। अनुमानन अगर मान जाए तो आकाशगंगा में 1 अरब से भी अधिक तारे माने जाते हैं। और आकाशगंगा का जो केंद्र है वो बल्ज है, जो कि नाभिक की संलयन अधिक होने के कारण यहाँ तारों की मात्रा अधिक होती है। आकाशगंगा के केंद्र को बल्ज कहा जाता है। नाभिक की संलयन न्यूक्लियर फ्यूजन जिसको बोलते हैं, नाभिकीय संलयन की मात्रा या नाभिकीय संलयन अधिक होने की वजह से इस केंद्र के आसपास में क्या होता है कि तारों की समूह सर्वाधिक पाए जाते हैं, और यह सबसे गर्म एवं चमकीला भाग होता है। यानी कि आकाशगंगा का जो केंद्र वाला जो क्षेत्र है ये काफी गर्म होता है और चमकीला भी होता है। चमकीला इसलिए होता है क्योंकि यह तारों का संकेंद्रण है। इसके आसपास में 1 अरब से भी अधिक मौजूद जो है तारों की संख्याएं पाई जाती है, जिसके द्वारा जो है आकाशगंगा प्रकाशमान होती है। एक सफेद दुधिया रोशनी के समान आपको जो है ब्रह्मांड में देखने को मिलेगी। और यह चपटी आकार की होती है, सर्पिलाकार आकार होता है इसका, ठीक है ना। सर्पिलाकार आकार में आपको देखने को मिलेगी, जो कि ब्रह्मांड में देखने को मिलेगा। और आकाशगंगा की यदि बात करें तो शुरुआत दौर में यह हाइड्रोजन गैस से बने विशाल संयोजन से इसका निर्माण हुआ, ठीक है ना। इसके पृथ्वी के सबसे अगर निकट की नीहारिका की यदि कभी एग्जाम में पूछता है, सबसे पृथ्वी की सबसे निकट की नीहारिका है एंड्रोमेडा, पृथ्वी की सबसे निकट की नीहारिका। और अंतरिक्ष की सबसे हल्की नीहारिका है ओरियंस स्क्वाड बोलते हैं जिसको, ये याद रखना है। उसके बाद में प्लेमेनेस होता है, यह जो 2 जुड़वा पिंडों का एक समूह होता है, इसी में ही एक प्लेनेमस होता है। इसके आगे हम बात करते हैं, इसे मैं हटा देता हूँ, आपने नोट डाउन कर लिया होगा, ठीक है। ठीक है, यहाँ पर बहुत सारे सवाल बनते हैं। एक तो बल्ज का सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा कि बल्ज क्या होता है। यह आकाशगंगा का एक केंद्र है, ये याद रखिए कि जो आकाशगंगा जो आपको जो दिख रही है, आकाशगंगा जो आपको जो दिख रही है, तो आकाशगंगा के केंद्र को ही बल्ज कहते हैं, इस केंद्र को ही बल्ज कहते हैं, ठीक है। और इस बल्ज के आसपास में अधिकांशतः असंख्य तारों का समूह पाया जाता है, ठीक है। असंख्य तारों का एक समूह पाया जाता है बल्ज के आसपास में। और यहां तारों की मात्रा इतनी अधिक होती है कि यह जो क्षेत्र होता है यह बहुत ही गर्म और चमकीला होता है। गर्म और चमकीला होने के साथ साथ यह तारों के समूह के माध्यम से ही अपना प्रकाश प्रकाशित करता है, जिसे इसे बल्ज कहते हैं। दूसरी चीज, यहां प्लेनेमस होता है।
दूसरा तो चीज है यहाँ प्लेनेमस होता है। यह दो जुड़वा पिंडों का एक समूह है, यानी ये दो जुड़वा पिंडों का एक समूह होता है, पिंड है, ठीक है। और इसके एक समूह को हम जो है दो जुड़वा पिंडों के एक समूह को प्लेनेमस कहते हैं। दूसरी चीज यहीं पर क्वेसर होता है। अब एक क्वेसर का क्या कार्य है? यह आकाशगंगा के केंद्र के निकट स्थित एक असीमित घनत्व वाला एक ब्लैक होल है, यानी कि आकाशगंगा के केंद्र के निकट असीमित घनत्व वाला, आकाशगंगा के केंद्र के ही निकट एक असीमित ठीक है, असीमित घनत्व वाला एक ब्लैक होल होता है। असीमित घनत्व वाला एक क्या होता है? ये ब्लैक होल, जिसे हम क्वेसर कहते हैं, ठीक। अब बात आती है कि ओरियन नेबुला आकाशगंगा की बाह्य सतह पर स्थित ठंडे और चमकदार तारों का एक समूह होता है। यह आकाशगंगा की जो बाहरी जो समूह सतह जो दिख रही है, यहाँ पर एक ठंडे समूह के यहाँ पर एक क्षेत्र पाए जाते हैं। आकाशगंगा के ही जो बाहरी वाले जो क्षेत्र होते हैं, इस आकाशगंगा के बाहरी सतह वाले जो क्षेत्रों में आप देखिएगा कि इस बाहरी सतह वाले जो क्षेत्रों में क्या होता है कि एक प्रकार से बोलना चाहिए कि बाहरी सतह पर स्थित सबसे ठंडे व चमकदार तारे, यहाँ पर बाहरी सतह में सबसे ठंडे, ये सबसे ठंडे व चमकदार तारे का एक समूह होता है। सबसे बाहरी वाले क्षेत्र में आकाशगंगा का जो आकार है, आपको पता है कि सर्पिलाकार है। आप जब आप ऐसा देखेंगे तो एक बहुत ही सर्पिलाकार है। तो इसके बाहरी वाले जो क्षेत्रों में क्या होता है कि यहाँ पर ठंडे और चमकदार तारों का एक क्षेत्र पाया जाता है, और इसी तारे और ठंडे चमकदार वाले जो क्षेत्र होता है, जिसे ओरियन नेबुला कहते हैं, इसे ही हम जो है इस ठंडे और चमकदार वाले क्षेत्र को ही हम जो है ओरियन नेबुला कहते हैं। ओरियन नेबुला, ठीक है ना, याद रहेगा भी। ओरियन नेबुला इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो आपका जो आकाशगंगा है, ये आकाशगंगा है, और आकाशगंगा के बाहरी परत पर यहाँ पर ठंडे और चमकदार तारों का समूह पाया जाता है, जिसे ओरियन नेबुला कहा जाता है। अब बात करते हैं कि मंदाकिनी क्या होता है। तो मंदाकिनी क्या होता है, इस पर हम चर्चा कर लेते हैं कि मंदाकिनी क्या होता है। नीचे आप समझ रहे हैं। अब मंदाकिनी क्या होता है, ये अधिकांश बार सवाल भी पूछा जाता है। तो देखिएगा कि मंदाकिनी वह आकाशगंगा जिसमें सौर परिवार मौजूद होता है। मंदाकिनी में के अंदर में समस्त सौर परिवार मौजूद होता है। सूर्य भी यहीं पर स्थित है, ठीक है ना, मंदाकिनी है ये। और मंदाकिनी में समस्त सौर परिवार यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर स्थिर होता है। ये सौर परिवार है, ठीक है, मंदाकिनी है। तो मंदाकिनी के केंद्र में बोला जाए कि मंदाकिनी जिसमें सौर परिवार सूर्य, पृथ्वी, ग्रह, उपग्रह है ना, सौर परिवार यानी सूर्य, पृथ्वी भी है यहाँ पर, और ग्रह, उपग्रह जो पाए जाते हैं, इसके सम्मिलित पुंज को ही मंदाकिनी कहते हैं। और मंदाकिनी 24 आकाश गंगा का एक वृहद पुंज है। मंदाकिनी किसे कहा जाता है? तो मंदाकिनी के अंदर में सूर्य, ग्रह और इनके समस्त उपग्रह, पृथ्वी के सम्मिलित पुंज को मंदाकिनी भी कहा जाता है। और यह 24 आकाश गंगाओं का एक वृहद पुंज मात्र है। क्या है ये? 24 आकाश गंगाओं का एक वृहद पुंज मात्र है। और मंदाकिनी का जो मंदाकिनी आकाशगंगा का एक सर्पिल है। मंदाकिनी आकाशगंगा का आकार सर्पिल है। मंदाकिनी आकाश गंगा का सर्पिल है। मंदाकिनी आकाशगंगा का एक सर्पिलाकार भाग होता है, ठीक है, ये आप देख सकते हैं, ठीक है।
ये मंदाकिनी आकाशगंगा का आकार सर्पिल है, ये सर्पिल आकार है, सर्पिल है। और मंदाकिनी का वह भाग जो पृथ्वी की एक प्रकाश सरिता या दृष्टिगत होती है उसे दुग्ध मेखला कहते हैं। ठीक है, मंदाकिनी आकाशगंगा तरस्तरी के समान चपटी है, यानी कि इसका जो आकार है जो चपटी बोल सकते हैं कि एक प्रकार से मंदाकिनी जो है इसका आकार जो है चपटी है। ठीक है ना, चपटी क्रम की है। ठीक, तो ये मंदाकिनी का जो आकार है एक सर्पिलाकार आपको दिख रहा है। अब मंदाकिनी के केंद्र को बल्ज कहा जाता है, जहां पर तारों की जो संख्या है सकेंद्रण जो है यहाँ सर्वाधिक होता है। और मंदाकिनी के केंद्र के आसपास में एक जो है सर्पिल का जो क्षेत्र पाया जाता है, जो कि 3 घूर्णनशील भुजाएं इसी से सम्मिलित होती है। ठीक है ना, जो आपको यहाँ पर दिख रही है ये 3 घूर्णनशील भुजाएं मैंने आपको यहाँ बनाने का प्रयास किया हूँ, 1, 2 और ये तीसरी भुजा ये है। तो 3 घूर्णनशील भुजाएं होती हैं। ठीक है ना, मंदाकिनी आकाशगंगा के समान एक चपटी जो क्षेत्र आपको दिख रही है, 3 घूर्णनशील भुजाएं दिख रही है। इसका जो विस्तार होता है, इसका यदि विस्तार की बात करें तो 80,000 प्रकाश वर्ष इसका विस्तार देखने को मिलता है। ठीक है ना, और इसके केंद्र को बल्ज कहा जाता है गुरुत्वाकर्षण के कारण। ये केंद्र के में जो है गुरुत्वाकर्षण, ये जो आपको दिख रहा है गुरुत्वाकर्षण के कारण क्या होता है कि यहाँ तारों का जो समूह होता है वह सर्वाधिक पाया जाता है। यानी तारे गुरुत्वाकर्षण के कारण क्या होता है कि यहाँ पर आसपास में बहुत सारे तारे मौजूद होते हैं। और उसके बाद में क्या होता है कि गुरुत्वाकर्षण के कारण बल्ज के पास तारों का सकेंद्रण अधिक पाया जाता है। बल्ज के पास एक क्वासर पाया जाता है, और बल्ज के पास में एक क्वासर पाया जाता है जहां पर तारों का जो सकेंद्रण जो आपको दिख रहा है, इसको अपन बोल सकते हैं, इसको हम क्वासर कहते हैं। ठीक है ना, क्वासर, तो क्वासर पाया जाता है। और उस क्वासर के पास में, जिसको क्वासर के केंद्र में कृष्ण विवर पाया जाता है, यानी इस क्वासर के ही केंद्र में जो है यहाँ पर छोटा सा केंद्र क्वासर के जो आपको जो दिख रहा है, तो इस क्वासर के केंद्र में को हम कृष्ण विवर कहते हैं। इसको ही हम यहाँ पर जो है कृष्ण विवर कहते हैं। ठीक है, कृष्ण विवर कहा जाता है। क्वासर के ही एक क्षेत्र को कृष्ण विवर कहा जाता है। और जो द्रव्यमान में सौरमंडल से 3 गुना अधिक होता है। द्रव्यमान में यदि ये क्वासर की बात करें, क्वासर की यदि हम बात करें तो क्वासर जो होता है द्रव्यमान में सौरमंडल से 3 गुना, सौरमंडल से 3 गुना क्या होता है, ये सौरमंडल से क्वासर 3 गुना अधिक बड़ा होता है। क्वासर जो एक तारावत रेडियो का भी स्रोत होता है, अंतरिक्ष से 4 से 10 प्रकाश वर्ष की दूरी पर स्थित होता है। और केंद्रीय बल्ज के चारों तरफ मध्यवर्ती घूर्णनशील जो भुजाएं आपको दिख रही है, ये मध्यवर्ती जो घूर्णनशील भुजाएं, केंद्र के चारों ओर घूर्णनशील जो भुजाएं हैं, है ना, जो कि यहाँ पर एक घूर्णनशील भुजाएं होती है। और घूर्णनशील भुजाएं पाई जाती है जिसमें अपेक्षाकृत नए तारों का समावेश होता है। सौरमंडल इसी भुजाओं में स्थित है। और जो सौरमंडल जो आपका है, इन्हीं भुजाओं में जो है सौरमंडल की स्थिति पाई गई है। ठीक है ना, तो सौरमंडल की स्थिति जो है इन्हीं भुजाओं में पाई जाती है। ठीक, ये याद रखिएगा कि आपका जो मंदाकिनी के ही केंद्र में जो है सौरमंडल स्थित है, और मंदाकिनी में जो है घूर्णनशील भुजाएं पाई जाती है, जो कि आपको दिख रही है। ठीक है, ये घूर्णनशील भुजाएं पाई जाती हैं। ठीक, घूर्णनशील भुजाएं पाई जाती है, और इन्हीं घूर्णनशील भुजाओं में आपका जो है यहाँ पर सौर मुखिया देखने को मिलते हैं। यानी कि घूर्णनशील भुजाएं बाहर नहीं होती, बल्कि केंद्र में ही, यहाँ पर मंदाकिनी के केंद्र में घूर्णनशील भुजाएं पाई जाती है, और इसी में यहाँ पर आपका सौरमंडल समस्त परिवार ग्रह उपग्रह की संख्या देखने को मिलती है। उसके बाद में क्या होता है कि सौरमंडल इन्हीं भुजाओं में स्थित होता है। और मंदाकिनी के केंद्र से सूर्य की अगर दूरी देखें तो मंदाकिनी का जो आपको जो एक केंद्र दिख रहा है, जिसको हम बल्ज बोलते हैं, तो इस केंद्र से अगर सूर्य की डिस्टेंस को देखा जाए तो केंद्र पर यहाँ पर सौरमंडल है, यानी कि केंद्र ये है, तो इसकी डेंट अगर देखी जाए डिस्टेंस, तो 32,000 प्रकाश वर्ष इसकी दूरी जो है 32,000 प्रकाश वर्ष।
इसकी दूरी है, ठीक है ना। यानी कि मंदाकिनी के केंद्र से सौर मंडल की डिस्टेंस जो है 32,000 प्रकाश वर्ष है, ठीक है। और अधिकांश तारों की जो त्रिज्या सूर्य की त्रिज्या से 10 से 20 गुना अधिक होता है। ऐसे तारों को विशाल तारा भी कहा जाता है, ठीक है। ऐसे तारों को विशाल तारा भी बोलते हैं, विशाल तारा, ठीक है, विशाल तारा कहा जाता है, जो कि गैंट तारा कहा जाता है। इसे अल्बेडारान और सीरियस बीटा सेंचुरी, अल्बेडारान बीटा सेंचुरी ये प्रमुख जो होते हैं वो विशाल तारा के नाम से जाने जाते हैं। हालांकि ये सवाल पूछे नहीं गए हैं, ठीक है। कुछ तारों की जो त्रिज्या होती है 50 से 250 के मध्य में होती है, ठीक है, गुना होती है, तो इससे भी अधिक हो सकती है, जिसे अति विशाल तारा भी बोल सकते हैं। वे तारे जो कभी फैल जाते हैं और कभी सिकुड़ जाते हैं, जिनमें प्रकृति नियम के अनुसार या नियमित चलते रहती है, उसे स्पंद तारा कहते हैं, जैसे सेफायड RR लायर जो नाम है। बेबी बूम गैलेक्सी आकाशगंगा मंदाकिनी से काफी दूर स्थित होती है। बेबी बूम जिसको बोला जाता है ना, वो बहुत ही लगभग दूर होती है, 4000 तारे बनाती है आकाशगंगा, यानी पृथ्वी, जिसको तारा मशीन बोलते हैं। बेबी बूम की यदि बात करें तो बेबी बूम जो होती है, जिसको हम तारा मशीन के नाम से भी बोलते हैं। बेबी बूम नाम सुना हो आपने, बेबी बूम ये तारा मशीन जिसको बोल सकते हैं आप, तारा बनाने का काम करती बेबी बूम मशीन। यह आकाशगंगा प्रत्येक वर्ष लगभग 4000 तारे बनाती है, 4000 लगभग प्रत्येक वर्ष 4000 नए तारे बनाती है, ठीक है ना, प्रत्येक वर्ष बनाती है। इसलिए इसे तारा बनाने वाली मशीन की भी संज्ञा दी गई है, ठीक है। तारे के प्रमुख जो है 2 प्रकार पाए जाते हैं, वो तो आप देखेंगे। तो ये जो है अधिकांश यहाँ पर सवाल पूछे नहीं जाते हैं, पर फिर भी हम आपको बारीकी उससे बताने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये हो गया आपका, एक प्रकार से बोलना चाहिए कि मंदाकिनी के बारे में चर्चा हो गई, ठीक है ना। उसके बाद में हम और भी चीज़ें इसमें देखने का प्रयास करेंगे, आप नोट डाउन करते रहिएगा स्पष्टली रूप से। तो ये जो है आपको जो दिख रहा है यहाँ पर आकाशगंगा आपको दिख रही है, जो कि गैलेक्सी सर्पिल आकार में 3 रूप होते हैं। एक पहला, इनके 3 घूर्णनशील भुजाएं होती है, ठीक है ना, इनको 3 घूर्णनशील आप भुजाएं बोल सकते हैं, जो कि आप लिख दिया गया है। आकाशगंगा का ये प्रमुख डायग्राम है, इसकी 3 प्रमुख घूर्णनशील भुजाएं हैं। इसका जो केंद्र में यहाँ पे आपको दिख रहा है कि यहाँ पर जो सेंचुरी होता है, प्रॉक्सिमा सेंचुरी जिसको कहा जाता है, और एक क्वासर ही केंद्र के पास में होता है, और यहाँ पर कृष्ण विवर्त की संख्या पाई जाती है। इसकी जो सेकेंड वाली जो भुजा आपको जो दिख रही है, यहाँ पर पल्स सुपरनोवा देखने को मिलेगा अधिकांश बार। सॉरी, इसमें और भी आपको चीज़ देखने को मिलेगा कि प्लेमस, ये जो मैंने आगे बात किया था, ठीक है ना। उसके बाद में एंड्रोमेडा, दुग्ध मेखला वगैरह आपको जो चीज़ें यहाँ पर स्पष्ट रूप से देखने को मिलेगी, ठीक। लाल दानव तारा, ये आपको पता है क्या होता है, श्वेत दानव तारा, ये जो ज़्यादातर सवाल पूछे नहीं जाते हैं, लाल दानव तारा वगैरह क्या होता है, ठीक है ना। जो मुख्य इंपॉर्टेंट चीज़ें है उस पर बात करेंगे, और इसके बाद में नेक्स्ट हम टॉपिक जो है ब्रह्मांड पर चर्चा करेंगे। हालांकि छोटी जो चीज़ें हैं उसको अपन बाद में भी कवर अप किया जा सकता है, जो मुख्य जो चीज़ें हैं उस पर चर्चा करने का प्रयास करेंगे। इसमें जो चीज़ें हैं स्पष्टतः एग्ज़ाम के तौर में मैंने आपको बताने का प्रयास किया हूँ, ठीक है ना। क्या जो चीज़ें हैं आप देखिएगा, ठीक है। तारों का जीवन चक्र एंड्रोमेडा को ही कहते हैं, जो कि दुग्ध मेखला के सबसे निकट होता है। दुग्ध मेखला के सबसे तारों का जीवन चक्र एंड्रोमेडा को कहते हैं, एंड्रोमेडा, तारों का जीवन चक्र एंड्रोमेडा को कहते हैं। एंड्रोमेडा या इसको देवयानी के नाम से भी जाना जाता है, देवयानी, ठीक है ना। तारों का जीवन चक्र दुग्ध मेखला के सबसे निकट होता है यह, ठीक है ना, दुग्ध मेखला के सबसे निकट होता है तारों का जीवन चक्र एंड्रोमेडा, ठीक है। अब बात करते हैं कि लाल दानव तारा हाइड्रोजन के संलयन से अधिक होता है, केंद्र में हाइड्रोजन जल्दी समाप्त हो जाता है, और ये लाल रंग का देखने को मिलता है। चूंकि तारे के केंद्र में है ना, तारा जो आपको दिख रहा है, तो तारे के केंद्र में क्या होता है, तारे के केंद्र में लाल दाना तारा के नाभिक की संलयन अधिक होता है। तारों के जो केंद्र में यदि बात करें इसके केंद्र में, तो यहाँ पर नाभिक की संलयन अधिक होगा, नाभिक की संलयन
अधिक होने की वजह से इसका जो केंद्र है वो आपको लाल रंग का देखने को मिलेगा। ठीक है, क्योंकि केंद्र में हाइड्रोजन जल्दी समाप्त हो जाता है, तो यहाँ पर हाइड्रोजन अगर समाप्त हो जाएगा तो इसका जो आकार है आपको या कलर है ये आपको लाल रंग का दिखा देगा, इसलिए इसको हम लाल दानव तारा कहते हैं। लाल दानव तारा भी कहा जाता है अधिकांश बार अगर पूछा जाए। उसके बाद में श्वेत वामन तारे में कैसा, श्वेत वामन तारे का द्रव्यमान एक स्थान पर केंद्रित होने लगता है, इसी तारे का को जीवाश्म कहते हैं। श्वेत वामन तारे का जो है इसका एक केंद्र में जो है यहाँ पर जो है इसका जो है प्रमुख जमा होने लगता है, इसका जो स्टार जो है जमा होने लगता है, इसलिए इसे श्वेत वामन तारा के नाम से भी कहा जाता है। जब यह काला वामन तारे में बदल जाता है तो इसकी बाहरी सतह में अनेक स्मोक रिंग होते हैं। अगर ये काला में बदल जाता है तो इसमें रिंग्स बनना होती है, जैसे स्मोक रिंग कहा जाता है अधिकांश बार। ठीक है, इसलिए ये फिर बाद में अगर हम बात करें कि तो एग्जाम में ये सवाल पूछे जाते हैं और नहीं भी पूछे जाते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं इसके बाद में और भी जो चीज़ें हैं एक दिवसीय एग्जामों में पूछे जाने वाली। तो मैंने यहाँ पर मुख्य जो चीज़ें हैं ये आपको नोट डाउन करवा दिया है, आप नोट कर लीजिएगा बहुत खूबी तरीके से। आगे हम टॉपिक पढ़ेंगे, सौर मंडल पर चर्चा करने वाले हैं। ठीक, अगर हमारी जो चीज़ें हैं विश्व के भूगोल में हमने जो नया टॉपिक चालू करे हैं ब्रह्मांड, अगर जो चीज़ें अगर आपको स्पष्ट रखे तो उसको नोट डाउन करते रहिएगा, और चीज़ें स्पष्ट क्लियरलीफाई हुई होगी तो उसको कृपया करके लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। अगर चीज़ें स्पष्ट आपको पता हुई हो, अगर जो भी कुछ अगर आपको समझ नहीं आ रही तो उसको आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, वहाँ पर आप अपना बाकायदा कमेंट्स कर सकते हैं कि क्या चीज़ें आपको स्पष्ट नहीं हुई है, और उसको हम पुनः हम समझाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, उसके बाद में हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे सौर मंडल। ठीक है।